जनता वेट कर रही थी कि इंडिया टैरिफ नीति का क्या जवाब देगा। अचानक 1990 में ऐसा क्या हुआ कि इस रेस में चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। आज जहां आजादी के 78 साल बाद भी इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है, वहीं चाइना 97% लिटरेसी रेट के साथ खड़ा है। क्या इंडिया में डेमोक्रेसी का होना और चाइना में डिक्टेटरशिप का होना इसका एक रीजन हो सकता है? क्या इंडिया का कास्टिज्म, रिलीजन, कल्चर इसका कारण हो सकता है? नमस्कार साथियों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। कुछ दिनों पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया, कनाडा, चाइना, मैक्सिको जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। यानी जितना हम उनके सामान पर टैरिफ लगाते हैं, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी हमारे सामान पर लगाएगा। टैरिफ की वजह से दुनिया में एक तरह से ट्रेड वॉर सी छिड़ गई। इसके जवाब के तुरंत बाद ही कनाडा ने अमेरिका पर सेम उतना ही टैक्स लगाने की घोषणा की जितना अमेरिका ने कनाडा पर की थी। चाइनीज एम्बेसडर ने तो ओपनली अमेरिका को यह तक कह दिया कि अगर आप टैरिफ वॉर खेलना चाहते हो तो हम उसके लिए रेडी हैं, और इसके अलावा अगर कोई और वार करना चाहते हो तो हम उसमें भी सक्षम हैं। चाइना के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद इंडिया में जनता वेट कर रही थी कि इंडिया टैरिफ नीति का क्या जवाब देगा, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्यों है कि हमारा पड़ोसी चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है और इंडिया बस देखता जा रहा है? दोस्तों, इसका रीजन कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में छिपा है। आज चाइना इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली इंडिया से काफी आगे निकल चुका है, इंडिया पीछे रह गया है। साथियों, हमारा पड़ोसी चाइना, जिसे इंडिया की आजादी के 2 साल बाद आजादी मिली, 1960 से 1990 तक इंडिया और चाइना ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में लगभग एक ही लेवल पर थे। जहां 1990 में इंडिया की जीडीपी 320 बिलियन डॉलर की थी, वहीं चाइना 360 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इंडिया से थोड़ा आगे था। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए तो 1990 में चाइना की पर कैपिटा जीडीपी 317 डॉलर थी, वहीं इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 367 थी। यानी इंडिया चाइना से थोड़ा आगे था। कहने का मतलब है कि 1960 से 90 के बीच में इंडिया और चाइना लगभग एक जैसी ग्रोथ रेस में दौड़ रहे थे। लेकिन फिर अचानक 1990 में ऐसा क्या हुआ कि इस रेस में चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। इतना पीछे कि आज इंडिया की जीडीपी 3.93 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वहीं चाइना 18.53 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ खड़ा है। पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात करें तो उसमें भी चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा है। चाइना का एक इंसान साल में $25,000 यानी 21,51,000 रुपए कमाता है, वहीं इंडिया का एक इंसान एवरेज $10,123 यानी लगभग 8,70,000 रुपए ही कमा पाता है। आज जहां आजादी के 78 साल बाद भी इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है, वहीं चाइना 97% लिटरेसी रेट के साथ खड़ा है। जीडीपी और लिटरेसी रेट तक तो सब ठीक था, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी इंडिया चाइना से पीछे है। जहां इंडिया में एक इंसान 70 साल की औसत जिंदगी जी रहा है, चाइना में एक इंसान की एवरेज उम्र 78 साल तक पहुंच चुकी है। चाइना इंडिया से इतना आगे निकल चुका है कि अब इंडिया को चाइना से लगभग 95 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन बदले में इंडिया चाइना को सिर्फ 11.48 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाता है। यही वजह है कि अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट गैरी कोहन चाइना को एशिया का इकोनॉमिक इंजन कहते हैं, और शायद पॉपुलेशन ही इकलौता ऐसा मेजर सेक्टर है जिसमें इंडिया चाइना से आगे निकल पाया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडिया ने ऐसी कौन सी गलती की जो इंडिया इस रेस में इतना पीछे रह गया, और चाइना ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज अपनाई जो सुपर पावर बन गया? क्या इंडिया में डेमोक्रेसी का होना और चाइना में डिक्टेटरशिप का होना इसका एक रीजन हो सकता है? क्या इंडिया का कास्टिज्म, रिलीजन, कल्चर इसका कारण हो सकता है? या फिर इंडिया में कुर्सी के लिए की जाने वाली पॉलिटिक्स भी इसका रीजन हो सकती है? तो चलिए विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि किसी भी देश को अगर उन्नति की ओर ले जाना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सुशिक्षित समाज ही देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। साल 1947 में इंडिया और फिर साल 1949 में चाइना को जब आजादी मिली, तब दोनों देश के लीडर्स को भी इस बात का एहसास था। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों देशों ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो अप्रोच अपनाया वह एक दूसरे से बहुत अलग था। सबसे पहले चाइना की अगर हम बात करें तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत से ही चाइना ने एजुकेशन सिस्टम का बॉटम टू अप अप्रोच अपनाया, यानी नीचे से ऊपर जाने का सिस्टम अपनाया।
जिसमें चाइना ने सबसे पहले बेसिक एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन पर फोकस किया। साल 1905 आते आते चाइना में मॉडर्न और ग्लोबल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेडिशनल इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम को हटा दिया गया। साल 1908 के आसपास उसकी जगह फर्स्ट नेशनल एजुकेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत पूरे चाइना में प्राइमरी स्कूलिंग और बेसिक एजुकेशन को प्रमोट किया गया। 1922 में सिविल वॉर के दौरान चाइना ने 6 साल का प्राइमरी एजुकेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से 1949 आते आते चाइना में लिटरेसी रेट काफी बढ़ गया। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, तो उनके कार्यकाल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए चाइना का एजुकेशन सिस्टम वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करने लगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर तैयार हो सकें, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसा ही हुआ, क्योंकि बेसिक एजुकेशन चाइना में ज्यादातर लोगों को मिल चुका था, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कई लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज लेने शुरू कर दिए, जिससे उन्हें फैक्ट्रीज में रोजगार मिलने लगा, चाइना को ग्रोथ मिलने लगी। 1976 में माओ की डेथ के बाद जब डेंग जियोपिंग ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन को खत्म किया और माओ की सभी नीतियों को बदलने की शुरुआत की। उन्हीं के काल में चाइना का एजुकेशन सिस्टम मजबूत हुआ। साल 1985 में ही डेंग जियोपिंग ने 9 साल का कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ इसी दौरान चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन के लिए कई सारे यूनिवर्सिटीज बनाई गई। वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर भी फोकस किया गया। बेसिकली अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए तो 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर माओ जेडोंग के रेजीम की शुरुआत तक चाइना ने बेसिक प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया, और फिर माओ के एरा के बाद सेकेंडरी और वोकेशनल एजुकेशन पर, और फिर डेंग जिनपिंग के एरा में टर्शरी एजुकेशन पर फोकस किया गया। इंडिया में इसका बिल्कुल उलट हुआ। टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाई गई, जिसमें आजादी के पहले तक अंग्रेजों ने सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस किया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश रूल में काम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लर्क्स और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही बनवाने थे। उन्हें इंडिया की इंटरनल ग्रोथ और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद भी जब इंडियन लीडर्स ने बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के बजाय सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन लाइक आईआईटी, आईआईएम पर फोकस किया, तो 1991 से 90 के बीच इंडिया में लगभग 5 आईआईटी बनवाए गए। लेकिन बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ना होने की वजह से इंडिया में इलिटरेसी बढ़ती चली गई। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की, जिसके तहत इंडिया में रूरल रीजन्स में बेसिक एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास किया गया। 1990 के बाद जाकर इंडिया में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गई। यह साल 2009 में ही था जब इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत हुई। यानी चाइना के मुकाबले इंडिया को बेसिक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझने में दशक लग गए। इंडिया के इसी टॉप डाउन अप्रोच के चलते 1990 के दौरान जहां चाइना का लिटरेसी रेट 77% था, वहीं इंडिया का 48% पर ही अटक गया था। इसके अलावा भी चाइना और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 2 और बड़े डिफरेंस थे, जिनकी वजह से चाइना इंडिया के बीच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बड़ा गैप बन पाया। जैसे चाइना के शुरुआती दिनों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बजाय क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट पर फोकस किया गया। सिंपल शब्दों में कहें तो 1950 तक चाइना में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी बच्चों के स्कूल में एडमिशन बढ़ाने पर फोकस किया गया। जब एनरोलमेंट रेट 70% तक पहुंच गई, उसके बाद चाइना में क्वालिटी टीचर्स की हायरिंग करके टीचर स्टूडेंट रेशो पर फोकस किया गया। साथ ही टीचर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाना शुरू हुई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में एनरोलमेंट रेट और एजुकेशन का एक्सेस बढ़ाने की जगह हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने, टीचर्स की सैलरी बढ़ाने पर फोकस किया गया। यह 1990 के बाद ही था जब इंडिया में मास एजुकेशन पर, यानी ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट पर ध्यान दिया गया। लेकिन इसकी वजह से क्वालिटी और एजुकेशन पर गहरा असर पड़ा। 1950 से लेकर 2010 तक इंडिया और चाइना दोनों का एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट रेशो सेम ही था। हालांकि 1950 से 1980 के बीच कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट फॉरवर्ड लीप के चलते यह रेशो चाइना में फ्लक्चुएट हुआ। इसके बाद आज इंडिया और चाइना के एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन एजुकेशन को लेकर रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी
इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गहरा अभाव है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया में क्लास थर्ड से 76% स्टूडेंट क्लास सेकंड की बेसिक बुक भी नहीं पढ़ पाते। यही नहीं, क्लास थर्ड के 66.5% और क्लास 5 के 70% स्टूडेंट बेसिक मैथ की प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पाते। जम्मू कश्मीर में तो यह सिचुएशन इतनी खराब है कि क्लास 8 के 52% स्टूडेंट क्लास 2 के सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाए। अब इससे आप इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालात समझ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अलावा इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूडाइस डेटा के अनुसार इंडिया में 1.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। इसके अलावा 67,000 स्कूल्स में बेसिक रेस्ट रूम भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर की ही बात करें तो जब गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने एक रिटर्न रिप्लाई में यह बताया कि गुजरात के 341 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल सिंगल क्लासरूम में चल रहे हैं। अब ऐसी हालत होगी तो कौन ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहेगा। यही वजह है कि रूरल इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट 67% से कम हो चुकी है। लेकिन चाइना में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। वहां पर मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर हाई टेक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, टीचर्स भी वेल ट्रेन्ड हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत हाई है। यही कारण है कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया 25वें पायदान पर है, चाइना 11वें पायदान पर। एजुकेशन के मामले में इंडिया और चाइना के बीच एक और डिफरेंस है जिसमें चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद की, वह है वोकेशनल एजुकेशन की प्रायोरिटी। आज भी इंडिया में वोकेशनल स्किल जैसे हेल्पर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन जैसे स्किल्स को लेकर काफी लो लेवल एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। वहीं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को इंडिया में काफी प्राइड की बात माना जाता है। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो 1949 से 2010 आते आते चाइना में 49% टर्शरी और 16% सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ने वोकेशनल एजुकेशन ले ली थी। वहीं इंडिया में इसी दौरान 10% टर्शरी और सिर्फ 1% सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट ही थे जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ली थी। यही वजह है कि इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की आज कमी है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंडिया और चाइना के अंदर ग्रेजुएशन में डिफरेंट सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है। आज चीन ने वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी में AI शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह पहल कहीं ना कहीं आज भी चीन को हमसे लगातार आगे कर रही है। उस टाइम तो हम एजुकेशन के मामले में पीछे रह गए थे, लेकिन आज के टाइम पर जब बहुत सारे रास्ते खुले हैं नई स्किल्स सीखने और आगे बढ़ने के, हम इसी के साथ अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं आज लेकर आया हूं एक प्लेटफॉर्म स्केलर जो हमें सिखाएगा कुछ नई स्किल्स। स्केलर के बारे में बात करें तो यह एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में प्रोग्राम प्रदान करता है। इसमें आपको बड़ी टेक कंपनी के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा गाइड किया जाता है। इन्होंने अब तक 15,000 से अधिक स्टूडेंट्स को अपना करियर बदलने में मदद की है। आज इनकी गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा आदि जैसी 900 से अधिक टेक कंपनियों में पार्टनरशिप है। इनके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में सहायता मिलती है। स्केलर में स्टूडेंट्स को 100 से अधिक कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आप भी इनके कोर्स से जुड़कर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, करियर में नई ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक करें। आज ही इनके मुफ्त लाइव मास्टर क्लास में शामिल हो। इनके पास 0 ब्याज के साथ 2 साल तक की आसान EMI का विकल्प भी उपलब्ध है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि कैसे आजादी के तुरंत बाद बेसिक एजुकेशन को और फिर वोकेशनल स्किल को प्रायोरिटी देना चाइना के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और इसे इग्नोर करना इंडिया के लिए घाटे का सौदा। देखिए कि चाइना में असल मायने में कैसे रिफॉर्म हुए, कैसे चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 1978 के बाद के जो ग्रोथ है जिसमें डेंग जियोपिंग ने माओ की नीतियों को खत्म करके चाइना की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद पॉलिसीज अपनाई, जिसमें सबसे पहले है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, जिसमें चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जेंग ने स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसका कंट्रोल फार्मर्स को दे दिया। साथ ही फार्मर्स को मनचाहा फसल उगाने की आजादी दे दी। फसल को अपनी चॉइस से सरकार या फिर ओपन मार्केट में बेचने की परमिशन दे दी गई, जिसके चलते फार्मर्स अपनी इनकम का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देकर बचा हुआ हिस्सा खुद रख सकते थे।
इससे पहले तक फार्मर्स को स्टेट कंट्रोल लैंड पर फार्मिंग के लिए एक फिक्स सैलरी मिलती थी, यानी एक मजदूर की तरह। लेकिन डेंग के रिफॉर्म ने फार्मर्स को जमीन का मालिक बना दिया, जिसकी वजह से फार्मर्स ने वही फसल उगानी शुरू की जिनसे प्रॉफिट ज्यादा था, जैसे वीट, कॉटन, राइस। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेंग के इस रिफॉर्म की वजह से 1978 से लेकर 97 के बीच में चाइना का ग्रेन प्रोडक्शन 61% तक बढ़ गया। 1960 में जो चाइना भुखमरी से मर रहा था, वहीं चाइना 700 मिलियन टन ग्रेन प्रोड्यूस करके ग्लोबल प्रोडक्शन का 23% कंट्रीब्यूट करने लगा। 1980 में चाइना जैसे जैसे फसल प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उनके फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज भी खुलने लगी। साल 1985 में डेंग ने जब देखा कि चाइना की 63% वर्कफोर्स सिर्फ खेती करती है, तो इसी वर्कफोर्स का और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए चाइना में TVEs यानी कि टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस की शुरुआत की गई, जिसके तहत लोकल लेवल पर कई सारी कॉटन मिल्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाई गई। इन फैक्ट्रीज के चलते चाइना में जिन लोगों को बेसिक एजुकेशन मिला था, उन्हें भी रोजगार मिलने में मदद हुई। स्पेशली चाइना का जो स्किल्ड लेबर था, जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग ली थी, टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम करता था, जिसकी वजह से लोकल लेवल पर चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिलना शुरू हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनकर बैठा है। यही टीवीज में जो स्किल्ड लेबर थे, उनमें से कई लोग फैक्ट्रीज में पहले एम्प्लॉय बने, फिर मैनेजर बने, और कुछ लोग मैनेजर से फैक्ट्रीज के ऑनर्स भी बने। लोकल लेवल पर बढ़ रहे इस प्राइवेट एंटरप्रेन्योरियलशिप की वजह से चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी मदद मिली। डेंग ने इसी दौरान जब ओपन डोर पॉलिसी के तहत चाइना को दुनिया के लिए ओपन किया, तब यूएसए, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को अट्रैक्ट करने के लिए देश में अलग अलग रीजन्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। इन जोन में बनाई जाने वाली कंपनीज और फैक्ट्रीज के लिए रूल और रेगुलेशंस में काफी सहूलियत दी गई। साथ ही इन कंपनीज में जो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, उन पर ना के बराबर टैक्स लिया गया। इसके अलावा विदेशियों को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना के पास एक और चीज थी, और वो था अपना सस्ता लेबर। यही वो दौर था जब चाइना को अपनी एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दुनिया में कई देशों में इसी समय पर इंटरनेट आ चुका था। जापान, यूएसए, कोरिया जैसे देशों में सोनी, सैमसंग, एप्पल जैसी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां खड़ी हो चुकी थी। ये सभी कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए एक ऐसे देश को ढूंढ रही थी जहां पर इन्हें फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सस्ते में जगह मिल जाए और अच्छा स्किल्ड लेबर मिल जाए। इसके लिए इन्हें चाइना से बेहतर ऑप्शन नहीं दिखा। चाइना में स्किल्ड और चीप लेबर की वजह से इन सभी कंपनीज ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने शुरू कर दिए, जिससे चाइना में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। साथ ही साथ इसमें से कुछ कंपनियों ने चाइना के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, जिसका इस्तेमाल करके वहां के लोकल चाइनीज लोगों ने खुद की कंपनीज शुरू की। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां इन पॉलिसीज के पहले चाइना का टोटल इंटरनेशनल ट्रेड उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम का 10% था, 1986 आते आते 35% पहुंच गया। और आज चाइना का टोटल इंटरनेशनल ट्रेड $6 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन इंडिया आज भी $1.5 ट्रिलियन पर अटका है। सवाल यह आता है कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो चलिए अब वो जानते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि इंडिया में बेसिक एजुकेशन की बजाय IIT बनाने पर फोकस किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया की बड़ी आबादी शिक्षा से दूर रही। बेसिक एजुकेशन ना होने की वजह से स्किल सीखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में जब फॉरेन कंपनीज को इंडिया में स्किल्ड लेबर नहीं मिले, तो उन्होंने इंडिया की बजाय चाइना को चुन लिया। दूसरा रीजन ये था कि चाइना की तरह इंडिया में प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट नहीं किया गया और ना ही उनके लिए कुछ स्पेशल रिफॉर्म्स किए गए। इसकी बजाय इंडियन गवर्नमेंट ने सेल, भेल और ONGC जैसी जो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज हैं वो बनाई। इससे हुआ क्या, इंडिया का रूरल रीजन में स्मॉल एंटरप्राइज बनने की बजाय ज्यादातर वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयबल रह गया। इन सब के अलावा एक रीजन ये भी है कि इंडिया में चाइना की तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बनाए गए, लेकिन इंडिया में चाइना की तरह टैक्स में सहूलियत और रूल्स एंड रेगुलेशंस में छूट नहीं दी गई। खास बात यह भी है कि एक तरफ जहां चाइना में किसी भी फॉरेन या लोकल कंपनी को प्लांट सेटअप करने के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ ही दिन लगते थे, रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1959 से 1990 के बीच लाइसेंस राज के चलते इंडिया में 35% लाइसेंस रिजेक्ट किए गए,
जिसकी वजह से उस समय इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट 50% से घट गए। इंडिया के इसी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस की वजह से विदेशी कंपनियां यहां आने के लिए तैयार नहीं हुई, जिससे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। इंडिया के सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो 1991 के पहले तक उसकी भी हालत खराब ही थी, लेकिन 1991 के बाद सरकार को एहसास हुआ कि बेसिक एजुकेशन, स्किल्ड लेबर जरूरी है। गवर्नमेंट ने इस दिशा में अपने कदम भी बढ़ाए और इसका नतीजा भी जल्द दिखा। 1993 से 2004 के बीच इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में बिजनेस, सर्विसेज और कम्युनिकेशन सेक्टर शामिल थे। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को लेकर जो प्रायोरिटी दी जाती है, उसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज को अपने सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड लेबर चाहिए थे वो इंडिया में मिल गए, जिसके चलते सर्विस बेस्ड कंपनीज ने इंडिया को चुना। हॉस्पिटलिटी, बिजनेस सर्विसेज के अलावा इंडिया में स्किल्ड आईटी वर्कफोर्स भी मौजूद है, जिसके चलते सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज के लिए भी चाइना के बाद इंडिया बेस्ट ऑप्शन बना। एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा इंडिया को चाइना से पीछे रखने के लिए अगर कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था तो वो था इंडिया का रिलीजियस पॉलिटिक्स। जी हाँ, रिलीजन, कास्टिज्म एंड डिफरेंट कल्चर, जो एक समय पर इंडिया की पहचान हुआ करता था, वो आज इंडिया की कमजोरी बनता जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को किसी भी तरीके का रिलीजियस एजुकेशन देने की या किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। वहां की सरकार मेनली एथिस्ट को प्रमोट करती है, एथिज्म को प्रमोट करती है। यही वजह है कि चाइना की पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का रिलीजन नहीं होता। वहीं इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन आता है तो रिलीजन मुद्दा छेड़कर वोट बटोरे जाते हैं। साथ ही इंडिया में पॉलिटिशियंस इन्हीं रिलीजियस और कास्ट रिलेटेड मुद्दों के पीछे असली इश्यूज को दबा देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉल्यूशन और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर आज भी कोई पॉलिटिकल पार्टी खुलकर बात नहीं करती। इनमें इंडियन सिटीजन्स की भी गलती है। वो इलेक्शन के टाइम पर असल मुद्दों की बजाय फ्रीबीज के बेसिस पर वोट करते हैं। कोई पार्टी फ्री में लैपटॉप देती है तो कोई हर महीने 1500 रुपए देने का वादा करती है, कोई फ्री में बिजली देने का वादा करती है। इन सब के चक्कर में असली इशू जिनसे इंडिया की ग्रोथ हो सकती है उन्हें अवॉइड किया जाता है। इनमें एक बात और भी है, और वो ये कि इंडिया में जिन लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं उन्हें भी पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जाती है। वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 45% सिटिंग एमएलएज पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। ऐसे लोग देश की नीतियां बना रहे हैं। क्या ऐसे लीडर्स से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉल्यूशन और एजुकेशन जैसे इश्यूज का सॉल्यूशन मिलने की आशा की जा सकती है? वहीं चाइना में भले ही डिक्टेटरशिप हो, लेकिन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 के मुताबिक जिन लोगों पर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस लगा है, ऐसे लोग ना इलेक्शन लड़ सकते हैं ना ही वोट कर सकते हैं। तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी का होना इंडिया की ग्रोथ के लिए बाधा बन रहा है? देखिए, यह काफी कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में डेमोक्रेसी के रहते 1947 से लेकर 2004 तक लगभग 15 बार सरकारें बदल चुकी हैं। बीच में लगभग 2 साल की इमरजेंसी का काल भी रहा। इस इनस्टेबिलिटी की वजह से भी इंडिया इस तरह से ग्रो नहीं कर पाया जैसे चाइना की ऑटोक्रेसी के रहते हुए कर पाया। हालांकि किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसे में डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी का कंपैरिजन करना जायज नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया की ग्रोथ के मामले में चाइना के पीछे रहने में कोई और भी रीजन हो सकता है? तो जरूर कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। बाकी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, अभी जाएं और उसे क्लिक करें।